मैं दिल्ली की जनता को और आपको कहना चाहती हूँ कि 2026 में हम 2 कूड़े के पहाड़ ओखला और भलसवा पे बहुत ही शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल के आखिरी तक इन दोनों कूड़े के पहाड़ों का लीगेसी वेस्ट हम खत्म कर पाएंगे। लेकिन कैसे पॉसिबल है कि भलसवा ये इतना बड़ा कचरे का पहाड़ इस साल खत्म हो जाएगा? क्योंकि अगर हम पीछे देखें तो काम पहले भी हो रहा था। नवंबर 2022 से लेके जब तक उनका टेन्योर नहीं खत्म हुआ तब तक आम आदमी पार्टी ने लगभग 45 लाख टन ऑफ गार्बेज इस जगह से हटा दिया था। टोटल दिन 674 डेज। अब अगर मान लिया जाए कि भलसवा में नया कचरा आना बंद हो जाता तो सिर्फ लेगेसी वेस्ट को हटाने के लिए लगभग 3 साल लगते। पर अगर हम लेगेसी और नया कचरा दोनों को कैलकुलेट करें तो इस लैंडफिल को कम्प्लीटली हटाने के लिए लगभग 6 से 7 साल लग जाते। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि अब क्या बदल चुका है? सिस्टम, टेक्नोलॉजी, इंटेंट या फिर सिर्फ नैरेटिव? क्योंकि जो चीज़ थियोरेटिकली 7 साल लेती वो आखिर अचानक से 2 साल में कैसे पॉसिबल हो रही है? यही समझाने के लिए चलिए शुरू करते हैं कचरे की कहानी, आपके घर से इस पहाड़ तक। और इस सफ़र की सबसे इंपॉर्टेंट जगह है आपका घर, क्योंकि सच ये है कि अगर यहाँ गलती हो जाए तो भलसवा जैसे पहाड़ बन जाते हैं। अब एक शॉकिंग फैक्ट सुनो, अगर प्रॉपर सेग्रीगेशन होता तो इस लैंडफिल का 50 to 60% वेस्ट कभी यहाँ पहुँचता ही नहीं। सोचिए, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी आधा हो सकता था। सिस्टम सिंपल है, वेस्ट के 3 टाइप होते हैं। वेट जो कंपोस्ट हो सकता है, ड्राई जो रिसाइकिल हो सकता है, हजार्डस जो अलग ट्रीटमेंट मांगता है। लेकिन रियलिटी ज़्यादातर जगह पे या तो सेग्रीगेशन होता नहीं है या फिर कलेक्शन के टाइम पे सब मिक्स हो जाता है। और जब वेट, ड्राई, प्लास्टिक और सैनिटरी वेस्ट सब कुछ एक जगह पे जाके मिलता है तो प्रोसेसिंग मुश्किल हो जाती है, रिकवरी कम हो जाती है और कूड़े का पहाड़ बढ़ता जाता है। अब ये मिक्स्ड वेस्ट जब लैंडफिल तक पहुंचता है तो उसे मशीन से अलग करने की कोशिश होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं बायोमाइनिंग। लेकिन क्या बायोमाइनिंग सच में सॉल्यूशन है या फिर सिर्फ डैमेज कंट्रोल? दिल्ली के अंदर भलसवा के अलावा 2 और लैंडफिल्स हैं। इन तीनों साइट्स को ओरिजिनली टेम्परेरी डंपिंग ग्राउंड्स के लिए डिजाइन किया गया था, 10 से 15 साल के लिए। लेकिन दिल्ली का कचरा टेम्परेरी नहीं था। सालों तक कचरा बढ़ता रहा लेकिन प्रोसेसिंग कैपेसिटी उस हिसाब से नहीं बढ़ी एंड धीरे धीरे डंपिंग ग्राउंड्स पहाड़ बन गए। इस वीडियो में हम बंदवारी लैंडफिल, जो कि गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर पड़ता है, उसकी बात नहीं करने वाले। ऑल्दो उस लैंडफिल पर भी प्रोसेसिंग का काम काफी टाइम से चल रहा है। जब लार्ज स्केल बायोमाइनिंग स्टार्ट हुआ था तब एस्टिमेटेड लेगेसी वेस्ट कुछ इस तरह था। भलसवा में लगभग 80 लाख टन, गाजीपुर में लगभग 140 लाख टन और ओखला में 60 लाख टन। मतलब सिर्फ 3 जगह पर ही 2.5 से 3 करोड़ टन के आसपास पुराना कचरा जमा था। दिल्ली रोज जनरेट करता है लगभग 11,000 से 12,000 टन ऑफ सॉलिड वेस्ट। मतलब जब तक आप पुराना कचरा हटा रहे हो तब तक नया कचरा रोज ऐड हो रहा है। अब इस इशू को इंडिविजुअल लैंडफिल्स के हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली के सबसे बड़े लैंडफिल पर, गाजीपुर। ईस्ट दिल्ली में यूपी बॉर्डर के बिल्कुल पास। इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में। तब ये सिर्फ एक डंपिंग ग्राउंड था, टेम्परेरी। लेकिन 40 साल बाद ये एशिया के सबसे बड़े गार्बेज माउंटेन्स में से एक बन चुका है। ये लैंडफिल ईस्ट दिल्ली, शादरा जोन और सेंट्रल दिल्ली की कुछ हिस्सों से वेस्ट रिसीव करता है। गाजीपुर लैंडफिल विजिट करने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ पर लगभग 2400 से 2700 टन नया कचरा डेली आता है और प्रोसेसिंग हो रही है 7000 से 8000 टन पर डे की। यहाँ काम कर रही है 38 ट्रॉमल मशीन्स। मतलब थ्योरेटिकली देखें तो प्रोसेसिंग स्पीड इनकमिंग वेस्ट से काफी ज्यादा है। तो माउंटेन फास्ट रिड्यूस होना चाहिए था, लेकिन गाजीपुर में इंप्रूवमेंट हमें सबसे कम विजिबल होता है। इसका एक मेजर रीजन है लोकेशन। ये लैंडफिल यूपी बॉर्डर के बिल्कुल पास है। प्रोसेस्ड वेस्ट को डिस्पोज करना, ट्रांसपोर्ट करना और फाइनल यूटिलाइजेशन में डिले होता है। क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स स्लो है और लैंड अवेलेबिलिटी लिमिटेड। मतलब मशीन फास्ट चल रही है लेकिन आउटपुट को एब्जॉर्ब करने के लिए सिस्टम उतना फास्ट नहीं है। और लैंडफिल क्लियरेंस सिर्फ प्रोसेसिंग का गेम नहीं है, ये डिस्पोजल का भी गेम है। अगर डेली का नेट रिडक्शन कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 4500 to 5000 टन डेली रिडक्शन है। अब सवाल ये है कि क्या ये स्पीड सस्टेनेबल है, क्या ये नंबर्स कंसिस्टेंटली मेंटेन हो रहे हैं और क्या डिस्पोजल बॉटलनेक सॉल्व हो रहे हैं? क्योंकि जब तक प्रोसेस मटेरियल साइट से परमानेंटली रिमूव नहीं होगा तब तक ये पहाड़ कम होता हुआ नहीं दिखाई देगा। एंड मेरे एस्टिमेट के हिसाब से जिस स्पीड पे अभी गाजीपुर लैंडफिल में काम हो रहा है, अगले 10 से 15 साल तक ये लैंडफिल कहीं नहीं जाने वाला। कभी सोचा है कि हमारे शहरों में सिस्टम सिंपल होने चाहिए, लेकिन अक्सर वो अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जैसे गार्बेज मैनेजमेंट एंड कभी कभी बिजनेस मैनेजमेंट भी। अब इनवॉइस बनाना ही ले लो, एक सिंपल सा काम है लेकिन काफी लोगों के लिए एक अननेसेसरी हेडेक बन जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ओडू। ओडू एक स्मार्ट बिजनेस सॉफ्टवेयर है जहां आप अपने बिजनेस की चीजों को इजीली मैनेज कर सकते हो और इनका इनवॉइसिंग फीचर बिलिंग को काफी सिंपल बना देता है। इनवॉइस बनाना भी काफी इजी है। बस odoo.com पे जाओ, इनवॉइसिंग ऐप में जाओ, अपनी कंपनी की डिटेल्स ऐड करो और इनवॉइस बनाना स्टार्ट करो। कस्टमर डिटेल्स, डेट और ट्रांजैक्शन डिटेल्स जैसे प्रोडक्ट, क्वांटिटी और प्राइस ऐड करो। टर्म्स एंड कंडीशंस लिखो और इनवॉइस रेडी।
फिर इसी इनवॉइस को आप डायरेक्टली कस्टमर को शेयर भी कर सकते हो। और यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट प्रोवाइडर्स के भी ऑप्शंस हैं और जितने भी इनवॉइस बनते हैं उन सबको आप एक ही जगह पे इजीली मैनेज कर सकते हो। सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन एक्चुअल में बहुत सिंपल है। आप लैपटॉप या मोबाइल दोनों से ही अपना काम मैनेज कर सकते हो। ओडू सॉफ्टवेयर में एक ऐप लाइफ टाइम फ्री है। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा आप और भी एप्स ऐड कर सकते हो। अगर आप सारे भी ऐप यूज करना चाहते हो तो वो भी सिर्फ 580 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है। और पहले ट्राई करना चाहते हो तो 15 डेज का फ्री ट्रायल भी मिलता है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को सिंपल एंड स्मार्ट तरीके से मैनेज करना चाहते हो तो बायो में दिए गए लिंक पर जाकर odoo.com पे जाओ और इनवॉइसिंग ऐप को ट्राई करो। नाउ बैक टू द वीडियो। गाजीपुर सिर्फ एक लैंडफिल नहीं है, यहाँ पर लोकेटेड है दिल्ली का एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। इस प्लांट का पर्पस सिंपल है, मिक्स्ड वेस्ट से आरडीएफ बनाया जाता है, उसे जलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ये प्लांट ऑपरेशनल हुआ था 2017 में। ये प्लांट 12 से 15 मेगावाट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, लेकिन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप का वेस्ट ले सकता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू वेस्ट, मतलब प्लास्टिक रिच, ड्राई, कंबस्टिबल मटेरियल। वेट वेस्ट या इनर्ट मटेरियल यहाँ पे काम नहीं आता। और जब दिल्ली का मेजॉरिटी वेस्ट मिक्स्ड फॉर्म में आता है तो इस प्लांट की एफिशिएंसी सेग्रीगेशन पर डिपेंड करती है। फिर वही बात, सोर्स सेग्रीगेशन। अब चलते हैं साउथ दिल्ली के लैंडफिल पर, ओखला। ये साइट करीब 62 एकर्स में फैली हुई है। ओखला लैंडफिल साइट को लेके भी यही क्लेम किया गया है कि ये भी इस साल खत्म हो जाएगा और बाकी लैंडफिल्स के कंपैरिजन में ये सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के बीच में है। रोज यहाँ आता है लगभग 2500 से 3000 टन ऑफ फ्रेश वेस्ट। प्रोसेसिंग कैपेसिटी लगभग 10,000 टन पर डे की है, मतलब यहाँ का नेट रिडक्शन का मार्जिन गाजीपुर से भी ज्यादा एग्रेसिव है और इसी वजह से हमें यहाँ पे काफी विजिबल चेंज भी दिखाई देता है। बीजेपी के अब तक के टेन्योर में सिर्फ ओखला साइट से ही 26 लाख टन ऑफ वेस्ट रिमूव किया गया है और उसका एक मेजर रीजन है प्रोसेस्ड वेस्ट का एक बड़ा हिस्सा एनटीपीसी इको पार्क प्रोजेक्ट की लैंड लेवलिंग के लिए भेजा गया है। ये डिटेल पब्लिक डोमेन में उतना एक्सटेंसिवली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन ग्राउंड ऑफिशियल्स इसको एक मेजर डिस्पोजल चैनल बताते हैं। और जब प्रोसेस्ड मटेरियल साइट से फिजिकली बाहर निकलता है तभी माउंटेन विजिबली कम होता है, मतलब सिर्फ प्रोसेसिंग नहीं हो रही, मटेरियल का एक लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। ओखला में भी एक बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ऑपरेशनल है। ये दिल्ली के लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटीज में से एक माना जाता है, लेकिन फिर वही कंडीशन, सेग्रीगेशन स्ट्रांग होगा तो प्लांट एफिशिएंट होगा, मिक्स्ड वेस्ट आएगा तो रिकवरी लिमिटेड होगी। मैंने इस साइट के अंदर का पूरा प्रोग्रेस कैप्चर किया है, कैसे ट्रॉमल मशीन्स काम करती हैं और कैसे मटेरियल अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड होता है। ये सब हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि नंबर्स अलग बात होती है और ग्राउंड रियलिटी अलग। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के अंदर प्रोसेस कुछ इस तरह है। गार्बेज अनलोड होता है वेस्ट रिसीवल हॉल में, वहां से एक जाइंट मैकेनिकल क्लॉ मिक्स्ड वेस्ट को इंसिनरेटर फीड में डालता है। फिर वेस्ट हाई टेम्परेचर में जलता है इंसिनरेटर बॉयलर सिस्टम के अंदर। इससे हीट जनरेट होती है, स्टीम बनती है और टरबाइन घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। एंड ओखला लैंडफिल साइट को लेके भी यही क्लेम किया जा रहा है कि बीजेपी सरकार इसको इस साल खत्म कर देगी। इस प्रोसेस से 3 मेजर चीजें निकलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बॉटम ऐश जो नीचे बच जाती है और फ्लाई ऐश, फाइन पार्टिकल जो फिल्टर पकड़ लेते हैं। बायोमाइनिंग से जो इनर्ट मटेरियल निकलता है उसका भी यूटिलाइजेशन होता है, कुछ मटेरियल लैंड लेवलिंग में, कुछ कंस्ट्रक्शन फिलर्स के रूप में। साइट पर रिसाइकिल मटेरियल से बने पेवर ब्लॉक जैसे प्रोडक्ट भी दिखते हैं, मतलब वेस्ट को मल्टीपल स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है। चलिए वापस चलते हैं अब उस पहाड़ पे जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, बलसवा। बलसवा पर रोज लगभग 3500 to 4000 टन ऑफ फ्रेश वेस्ट आता है, लेकिन प्रोसेसिंग कैपेसिटी यहाँ पे 15,000 से 16,000 टन पर डे की है। हाँ, ये सही सुना आपने, 15,000 से 16,000 टन। और अब से पहले जब बीजेपी पावर में नहीं थी, साइट पर सिर्फ 10 मशीनें थी, वो आज बढ़कर 16 हो चुकी हैं। लेकिन सिर्फ मशीन बढ़ाने से इतना एक्सट्रीम डिफरेंस पॉसिबल नहीं होता। तो ये नंबर्स आपको लॉजिकली फोर्स करते हैं एक क्वेश्चन पूछने के लिए, ये प्रोसेसिंग कैपेसिटी कैसे पॉसिबल हो रही है। यहाँ के ऑफिसर्स ने बताया जो रियल गेम चेंजर हुआ वो था यूटिलाइजेशन चैनल्स का स्ट्रेटेजिक स्टेप। प्रोसेस्ड इनर्ट मटेरियल और सॉइल सिर्फ लैंडफिल के अंदर नहीं रहता, इसका बड़ा हिस्सा निकलकर केएमपी एक्सप्रेसवे के पास लैंडफिलिंग और लैंड लेवलिंग में काम आता है। लोकेशन का एडवांटेज ये है कि केएमपी एक्सप्रेसवे बलसवा के बहुत पास है, जिसकी वजह से प्रोसेस सॉइल और इनर्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट और डंप करना रिलेटिवली ईजी है। ये वो यूटिलाइजेशन चैनल है जो फिजिकली साइट को रिड्यूस दिखाता है, मशीन स्पीड से ज्यादा। अब समझते हैं कि इन तीनों के तीनों लैंडफिल्स में आखिर प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रही है। ट्रॉमल प्रोसेसिंग के बाद वेस्ट 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड होता है। इनर्ट मटेरियल जो कि सैंड और सॉइल मटेरियल होता है, मोस्टली लैंड कवरिंग, रोड बेस या लैंड फिलिंग में यूज होता है। सीएनडी मटेरियल जो कि कंस्ट्रक्शन या डेमोलिशन डेब्रीज होती हैं, स्टोन, कंक्रीट, ब्रिक्स। एंड फाइनली आरडीएफ, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। ये ड्राई कंबस्टेबल फ्रैक्शन होता है। ये फ्यूल बनकर सीमेंट प्लांट्स, पेपर मिल्स और वेस्ट टू एनर्जी लाइंस को जाता है। आप यहाँ पे बहुत सारे नॉर्मल लोगों को भी देख सकते हैं जो मेटल, वायर, बॉटल जैसी चीजों को ढूंढ रहे हैं। ये एक छोटी सोशल लेयर है जो लैंडफिल के डायनामिक्स को और ज्यादा डेप्थ देती है। ये लोग ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स नहीं हैं, लोकल रेजिडेंट्स और स्कैवेंजर्स हैं जो कुछ वैल्यू निकालने की कोशिश में हर रोज यहाँ आते हैं। एंड इस रियलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो बलसवा की मैथ बिल्कुल स्ट्रेट है।
15 से 16 हजार टन प्रोसेस्ड वेस्ट। ऑन पेपर नेट रिमूवल रेट इंप्रेसिव लगता है, लेकिन रियल रिडक्शन से प्रोसेसिंग से नहीं होता। बलसवा के केस में ये तीन चीजें अलाइन हो रही हैं। मशीन आउटपुट हाई है, ट्रांसपोर्टेशन प्लस यूटिलाइजेशन चैनल्स इफेक्टिव हैं ड्यू टू केएमपी एक्सेस, प्रोसेस सॉइल एक्चुअली फिजिकली रिमूव हो रही है साइड से। और ये वही लॉजिक है जो 6 साल वर्सेस 2 साल के क्वेश्चन को हाईलाइट करता है, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन ये बताता है कि अगर बलसवा का लेगेसी वेस्ट 80 लाख टन था और आप लगभग 15 से 16 हजार टन पर डे प्रोसेस कर रहे हैं, तो बिना डिस्पोजल चैनल के ये जो रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है ये नहीं मिलता। इसलिए बलसवा का केस सिर्फ मशीन्स का नहीं है, लोकेशन प्लस यूटिलाइजेशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन का कॉम्बिनेशन है। और ये वही साइट है जहां से हमारी स्टोरी शुरू हुई थी। पर अब एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना भी जरूरी है, क्या ये पीक कैपेसिटी है या फिर सस्टेनेबल कैपेसिटी? बिकॉज ऑफन अनाउंस्ड नंबर्स आर पीक कैपेसिटी, नॉट सस्टेनेबल कैपेसिटी। एंड ये जो स्टेटमेंट है इस साल खत्म होने का, इस स्टेटमेंट का आखिर मतलब क्या है? हाइट जीरो हो जाएगी, फ्रेश वेस्ट फुली डाइवर्टेड हो जाएगा, या फिर सिर्फ लेगेसी माउंटेन को ही हटाया जाएगा? क्योंकि बलसवा पर ही नया माउंटेन ऑलरेडी बनना स्टार्ट हो चुका है। मॉनसून आता है, मशीन्स ब्रेक डाउन होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन डिले होता है और डिस्पोजल चैनल स्लो होता है। रोज नया कचरा आना बंद नहीं होता। तो क्या ये 15,000-16,000 टन पर डे एक एवरेज नंबर है या पीक नंबर? इस वीडियो में हमने देखा कि गाजीपुर में हाई प्रोसेसिंग है पर डिस्पोजल बॉटलनेक है, ओखला में यूटिलाइजेशन भी हाई है एंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी इंटीग्रेटेड है, एंड बलसवा में दोनों चीजें होने के साथ साथ केएमपी का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। तब एक बात क्लियर होती है कि मशीन्स इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी इंपॉर्टेंट है एंड उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकेशन। लेकिन टाइमलाइन सिर्फ अनाउंसमेंट से डिसाइड नहीं होती। टाइमलाइन डिसाइड होती है कंसिस्टेंट डेली नेट रिडक्शन से, और वो तभी पॉसिबल होगा जब प्रोसेसिंग स्टेबल होगी, डिस्पोजल चैनल एक्टिव रहेंगे और इनकमिंग वेस्ट कंट्रोल में होगा। तो क्या इस साल दिल्ली के ये 2 लैंडफिल्स खत्म हो जाएंगे या फिर हम एक ट्रांजिशन फेज में है? लैंडफिल सिर्फ नंबर्स का इशू नहीं है, ये एक हेल्थ इशू भी है। मीथेन एमिशंस, टॉक्सिक गैसेस एंड पार्टिकुलेट मैटर, ये सब नियर बाय रेसिडेंट्स के लिए एक लॉन्ग टर्म रिस्क क्रिएट करता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, स्किन इन्फेक्शंस और ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन जैसे कंसर्न्स इन एरिया के लोगों ने सालों तक फेस किए हैं। इसलिए लैंडफिल्स का रिड्यूस होना सिर्फ एक पॉलिटिकल अचीवमेंट नहीं है, पब्लिक हेल्थ नेसेसिटी है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी काम इन लैंडफिल्स में हो रहा है वो विजिबल है, मशीन्स बड़ी हैं, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ी है, यूटिलाइजेशन चैनल्स भी एक्टिवेट हुए हैं, और ऑनेस्टली मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो भी प्रोग्रेस हुई है। एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस ट्रांजिशन को विटनेस कर पा रहा हूँ एंड उस पर क्वेश्चन भी रेज कर पा रहा हूँ। लेकिन साथ ही मेरे डाउट्स भी हैं, डेटा के हिसाब से और सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से। मुझे ये लगता है कि ये गार्बेज माउंटेन इस साल कंप्लीटली गायब नहीं होंगे, लेकिन इस केस में मैं गलत साबित होना पसंद करूंगा, क्योंकि अगर ये सच में होता है तो ये जीत किसी पार्टी की नहीं होगी, ये जीत होगी दिल्ली की। और तब शायद हम फाइनली कह पाएंगे कि ये शहर कचरे के पहाड़ों से ऊपर उठ चुका है। आई नो ये वीडियो काफी डिलेड है एंड ये सेक्शन मैं कोई रीजन देने के लिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। आई वांटेड टू शेयर एक्सपीरियंस जो मैं पिछले 2 हफ्ते से फेस कर रहा हूँ। 2 हफ्ते पहले मेरे काफी क्लोज फ्रेंड का बाइक एक्सीडेंट हुआ था एंड सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। बॉडी पे मल्टीपल फ्रैक्चर्स के अलावा ब्रेन के अंदर भी क्लॉटिंग हो चुकी थी। अभी इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी वो आईसीयू में है। इसलिए आई जस्ट वांटेड टू से कि जब भी अगर आप बाइक पे हैं या फिर रोड पे हैं, आप अपना ध्यान रखें, हेलमेट पहन के रखें एंड अपने व्हीकल्स को आराम से चलाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।